Hello students, I am your economics teacher and today in this video I will teach you chapter number 11 of Indian economic development. Name of the chapter is Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. In this chapter I will teach you about the growth strategies in all three countries, Pakistan, India and China. What are the similarities in the growth strategies of all these three countries and what are the dissimilarities in the growth strategies of these three countries? अभी मैं पहले आपको तीनों कंट्रीज़ का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम तीनों कंट्रीज़ की जो स्ट्रेटजी है उसको डीप में करेंगे. देखो, जो इंडिया और पाकिस्तान है वो दोनों कब अलग हुए थे एक दूसरे से? 1947 में. और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चाइना कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुई थी 1949 में, वो इस्टेब्लिश हुई थी. तो स्टार्टिंग में ये जो तीनों ही कंट्रीज़ थी, नेबर कंट्रीज़ हैं ये तीनों, इन तीनों की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सेम रही थी, सिमिलैरिटी थी. सिमिलैरिटी कैसे थी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. जो इंडिया थी, तीनों ही कंट्री में 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए गए थे इनके इंडिपेंडेंस के बाद. तो जो इंडिया था उसमें लॉन्च किया गया था 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान. चाइना में किया गया था 1953 में और पाकिस्तान में किया गया था 1956 में. ये तीनों ही कंट्रीज़ क्या करती थी स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद? पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा रिलाय करती थी. मतलब जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह किया जाता था, सारा कुछ जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ होती थी इन तीनों कंट्रीज़ में, उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल सबसे ज़्यादा रहता था. ठीक है, तो ये कुछ तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि तीनों में क्या कुछ सिमिलरिटी थी. अब हम तीनों की ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा अलग अलग करके डीप में स्टडी करेंगे. डीप में स्टडी करने के बाद आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि किस किस कंट्री में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिससिमिलरिटी है. सबसे पहले हम करते हैं पाथ स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया में देखो क्या था, आपको एक मैं टाइमलाइन बना के बताती हूँ. देखो, फॉर एग्जांपल ये टाइमलाइन है आपकी इंडिया की. ठीक है, यहाँ पे है 1947. 1947 में मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर था. ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई. ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाए ना, तो क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ इंडिया चल पड़ा. और यहाँ तक देखो क्या रहा, मिक्स्ड इकोनॉमी रही. 1991 तक आ गए हम. ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद भी मिक्स्ड इकोनॉमी रही अब तक. फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, 1947 से 1991 के बीच में जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को इंडिया ने अपनाया वो कैसा मॉडल था? विद सोशलिज्म. वो विद सोशलिज्म मॉडल था, या मिक्स्ड इकोनॉमी विद सोशलिज्म थी वो. उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल आया वो था विद कैपिटलिज्म. मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद कैपिटलिज्म. ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा डीप में देख लो. स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था उसमें गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा कंट्रोल था और प्राइवेट सेक्टर का भी था कंट्रोल, पर वो सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री रोल था. मतलब पब्लिक के बाद उसका नंबर आता था. और 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे हर 5 ईयर्स के बाद कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. और 1991 के बाद मैंने आपको बोला मिक्स्ड इकोनॉमी विद कैपिटलिज्म आई. कैपिटलिज्म का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा कंट्रोल हो. सोशलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल. ठीक है, तो अगर हम 1991 तक की बात करें अभी, तो 1947 से 1991 के बीच में इंडिया में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रही थी. अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है ये मैं आपको पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ. इसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक कंट्री को फॉरेन या इम्पोर्टेड गुड्स से बचाया जाता है.
कैसे बचाया जाता है, उनके कंपटीशन से कैसे बचाया जाता है, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है और उनके लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है, तो जिससे कि डोमेस्टिक कंट्री की चीज़ों को, उनकी गुड्स को फॉरेन गुड्स से कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाने से तो बच जाएगा, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म होने से तो बच जाएगा, सेव तो हो जाएगा, पर इसका एक नुकसान भी रहता है कि हम बाहर वाला सामान नहीं खरीद रहे हमारे इंडिया वाले, तो हमारे इंडिया का पैसा बाहर तो नहीं जाएगा फॉरेन रिजर्व, बट हम अपना सामान उनको बेच भी नहीं रहे, अगर उनसे खरीद नहीं ना रहे तो उनको बेच भी नहीं रहे हैं। जब हम उनको बेच नहीं रहे हैं तो उनका पैसा हमारे पास आएगा भी नहीं, हमारे पास जितना है वो तो कम नहीं होगा लेकिन वो बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि हम अपना सामान बेच भी नहीं रहे हैं। तो ये डीमेरिट था, इसलिए इंडिया को घाटा पड़ जाता था, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ नहीं पाता था, ठीक है, डिप्लीट हो जाता था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ जाती थी, तो जितना पैसा था वो उसमें लग जाता था और कहीं से आ नहीं पाता था। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक तो दूसरा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, करप्ट होता है, वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, तो गवर्नमेंट का घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था, डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, 1991 में मनमोहन सिंह मिक्स्ड इकॉनमी विद कैपिटलिज्म का मॉडल लेके आए थे। उसमें क्या था, फिर एक तो आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को लाया गया। अब आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि इनवर्ड लुकिंग में ये था कि बाहर वाले सामान की यहाँ पर वैल्यू कम हो जाती थी, कैसे, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा देते थे, ठीक है, और आउटवर्ड में क्या होता था, इंडिया के सामान को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। जब इंडिया के सामान को बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स आने लग गया था, तो जिससे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कम हो गया था, ठीक है। और मिक्स्ड इकॉनमी विद कैपिटलिज्म मॉडल जब आया 91 के बाद, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। इसके अलावा जब पहले चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, बीच में फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ, नियर अबाउट ये 1967 या 80 ऐसा कुछ है, उसमें आया था ये ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत बढ़ोतरी हुई एकदम, और इसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया गया, आयरन एंड स्टील को, तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ मोस्टली प्राइमरी सेक्टर होता था, अब जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वगैरह को भी इस्टेब्लिश किया गया तो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और आज के टाइम पे पहले प्लानिंग कमीशन होती थी जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, लेकिन अगर हम अब की प्रेजेंट की बात करें तो अब प्लानिंग कमीशन नहीं है जो कि 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाती है, ना ही अब 5 ईयर प्लान्स बनते हैं। 5 ईयर प्लान लास्ट वाला बना था जो, वो 2012 तक का ही था। अब क्या होता है, अब नीति आयोग ने जगह ले लिया प्लानिंग कमीशन की, जो फंक्शंस प्लानिंग कमीशन परफॉर्म करती थी वही सारे फंक्शंस नीति आयोग परफॉर्म करता है। नीति NITI, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये था इंडिया के बारे में। अब हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी करते हैं चाइना की। तो चाइना जो है उसमें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहा था। जैसे कि इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी विद सोशलिज्म रहा था स्टार्टिंग में, तो चाइना में स्टेटिज्म रहा था, या कमांड इकॉनमी भी जिसको बोलते हैं। स्टेटिज्म या कमांड इकॉनमी का मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज थे ना, 100% रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में थे, ठीक है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है। इंडिया में एटलीस्ट सेकेंडरी रोल तो था ना स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर का, यहाँ पे वो भी नहीं था, ठीक है। अब इंडिया में जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसको प्री 1991 पीरियड एंड पोस्ट 1991 पीरियड, इन दोनों में डिवाइड किया गया था ना, अभी टाइमलाइन बताई थी। वैसे ही चाइना में प्री 1978 पीरियड एंड पोस्ट 1978 पीरियड, इन 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। प्री मतलब पहले,
अब 1978 के पीरियड से पहले यहाँ पर क्या हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया था। एक कैंपेन होता है अभियान, ये चलाया गया था 1958 में। ये क्यों चलाया गया था, ताकि कंट्री के सभी पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सके। अर्बन एरियाज़ जो थे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो दूसरी तरफ जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर एग्रीकल्चर को लेके रेवोल्यूशन आ गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग को अडॉप्ट किया गया था। कम्यून सिस्टम हम बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग, के सभी लोग इकट्ठे होके जो सांझी ज़मीन होती है ना उसके ऊपर वो खेती करते थे। ठीक है, ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। पर जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था वो सक्सेसफुल, क्योंकि रशिया से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को चाइना में प्रमोट कर रहे थे, लेकिन कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, कुछ झगड़े वगैरह होने की वजह से उनको वापस भेज दिया गया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली प्रोसेस वहाँ पर रुक गई थी, उसकी जो ग्रोथ प्रोसेस थी। दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रही थी वो भी रुक गई। वो भी क्यों रुक गई, क्योंकि थ्रोट आ गया था चाइना में, सूखा पड़ गया था, तो जिसकी वजह से 30 मिलियन लोगों की जो जानें हैं वो चली गई थी। सेकेंड, एक यहाँ पर ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया था। इसको लेके आया था चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी का जो चेयरमैन है माओ जेडोंग। ये 1965 में लेके आया था और 1976 तक ये कंटिन्यू रहा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उनको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए भेजा जाता था कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में। और ये वाला जो रेवोल्यूशन है इसका क्या फ़ायदा रहा, ये सक्सेसफुल रहा था क्योंकि इससे क्या हुआ था, चाइना में जो रिसेशन आया था, रिसेशन मतलब डाउन जा रही थी चाइना की जो इकॉनमी, उसका सामना कर लिया गया था। ठीक है, ये था प्री 1978 पीरियड। अब हम बात करते हैं पोस्ट 1978 पीरियड की। तो यहाँ पर दो तरह के रिफॉर्म्स आए गए थे, दो फेसेस में। फर्स्ट फेस में क्या हुआ था, जो कम्यून सिस्टम था ना पहले 1978 से पहले फार्मिंग का कम्यून सिस्टम, उसको विड्रॉ कर लिया गया था। अब गवर्नमेंट ने ना इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को अलग अलग, मतलब उनको छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े दे दिए थे। अब लोग उसके ऊपर खेती करते थे, पर लोग उसके ओनर नहीं बन गए थे उन ज़मीन के टुकड़ों के। लोग सिर्फ एक तरह से किराएदार के रूप पे वहाँ पे काम करते थे, और उनसे जो कमाई होती थी ना, जो फसल वगैरह होती थी, उससे जो पैसे बनते थे उसको सिर्फ टैक्स पे करना होता था गवर्नमेंट को, बाकी वो खुद अपने पास रखते थे, जो भी इनको वेजेस वगैरह जो भी इनकम होती थी। ठीक है, देन सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या था, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पावर दे दी गई थी प्रोडक्शन करने की। ठीक है, इसके अलावा ड्यूल प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्यूल मतलब डबल, दो प्राइजेस रखे गए थे। कैसे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी सामान अगर ख़रीदा बेचा जाता था तो उसके प्राइजेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती थी कंट्री में उन सब के प्राइजेस डिमांड और सप्लाई के बेस पर, मतलब प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता था। ठीक है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए थे ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके चाइना में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, अब ये कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं, जहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंसेंटिव्स देती है, उन एरियाज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना देती है कि यहाँ पर अगर बिज़नेस किया जाए, पैसा लगाया जाए तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ वो इंसेंटिव्स देती है, तो जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके पैसा लगाते हैं, तो जिससे इन एरियाज़ की भी डेवलपमेंट होती है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट चाइना। नाउ वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान वाला ना लगभग सेम चलेगा इंडिया की तरह, बस वो ये फ़र्क रहेगा कि वहाँ पे 1991 प्री एंड पोस्ट था, और पाकिस्तान में क्या चलेगा, पाकिस्तान में
प्री 1980 और पोस्ट 1980 चलेगा, बाकी सब कुछ सेम है इंडिया वाला। इंडिया में क्या हुआ था, मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल चला था विद सोशलिज्म स्टार्टिंग में, वही चीज़ इसमें थी, पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था। फिर उसके बाद वहाँ पर भी क्या था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन चला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने क्या देखा था, हैवी इंडस्ट्री आई थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री आई थी, वही चीज़ है। फिर वहाँ पर हमने क्या देखा था, 1991 के बाद एफडीआई आई थी और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज़्यादा हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर चलेगी, बस यहाँ पर ईयर का फ़र्क है। यहाँ पहले आ गई थी इंडिया से, वहाँ 91 में आई थी, यहाँ पे 1980 में आ गया था ये चीज़, प्राइवेटाइजेशन एंड डीनेशनलाइजेशन, ठीक है। एफडीआई वगैरह यहाँ पर प्रमोट हो गई थी, ग्लोबलाइजेशन आ गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे. In my next video, I will continue this chapter. In case of any doubt, you can text me in comment. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.